नमस्कार साथियों। आज फिर धीरज सर वापस आपके सामने उपस्थित है। पंक्चुएशन का अगला पार्ट। कल अपन ने इस पंक्चुएशन के अंदर देखा था कि इसकी मीनिंग क्या होती है, उसके पार्ट्स कितने होते हैं, और अपन ने कल उसका जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के जो चारों फुल स्टॉप है, सेमी कॉलन, कॉलन और कॉमा, उसके बारे में अपन ने कल विशेष चर्चा की थी। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से उसको ब्रेक करना पड़ा। आज अपन उसके आगे जो दूसरा पार्ट है टोन इंडिकेटर का और उसके बाद में डेमर कैरेक्टर्स का, ये इस वीडियो में अपन पूरा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे और ऐसे करेंगे जैसे आप लोगों को बहुत आसानी से उसे समझ में आ सके। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, धीरज सर के साथ बने रहिए। धीराय इंग्लिश एकेडमी बांसवाड़ा के इस प्लेटफॉर्म को आप अपना विश्वास देख के इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। आपको कहीं ना कहीं ये बहुत मदद करेगा उस एग्जाम के लिए, क्योंकि सितंबर में 4th ग्रेड का एग्जाम है और इस एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको इसी तरीके के इस ग्रामीण अंचल में जो ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं इधर इधर देखते रहते हैं, लेकिन ये मार्गदर्शन उन तक अगर पहुंचता है तो वो कहीं ना कहीं अपने इस इंग्लिश के जो प्रश्न है, जो मोस्ट ऑफ लोगों की थिंकिंग होती है उसको छोड़ के आए। लेकिन यहाँ पर अगर इस वीडियो को देखने के बाद में उस बच्चे का हौसला जरूर बढ़ेगा कि वो उस प्रश्न को करने की कोशिश करेगा। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं आज अगला जो अपना दूसरा पॉइंट था टोन इंडिकेटर्स का। टोन इंडिकेटर्स का मतलब होता है वाक्य की प्रकृति। मतलब वाक्य की प्रकृति क्या होती है? टोन का मतलब ये होता है जैसे अपन कोई बोलते हैं घर में, और घर में आपने देखा होगा कि सब प्रकार के टोन अलग अलग होते हैं। कोई ताना मारने वाला भी टोन होता है, मतलब बोलने से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है। लेकिन क्या लिखा हुआ जो वाक्य है, मैंने कल भी बताया था कि जो लिखा हुआ होता है उसके टोन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उनमें जो मुश्किलात को हल करने के लिए अपने पास में कुछ पंक्चुएशन के मार्क्स हैं, साइन हैं, वो अपन को बताते हैं। जैसे ही वो वहां लिखे हुए होते हैं तो अपन को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर किस प्रकार की टोन है। तो अपन यहाँ जो टोन इंडिकेटर वाली बात है उसमें दो लोग होते हैं टोन का एक्सप्लेन करने वाले। एक तो होता है क्वेश्चन मार्क, एक होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मतलब अपन मोस्ट ऑफ जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क जो होता है वो वाक्य के अंत में ही लगाया जाता है, लेकिन अपन मोस्ट ऑफ यही जानते हैं कि ये अंत में लगा दिया मतलब क्वेश्चन मार्क है, आगे WH वर्ड आ गया, क्वेश्चन मार्क है। ये अपन सबको पता है। मतलब क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। तो अपन को पता है ये जैसे WH वर्ड है तो अपन ने यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन अलग तरीके से भी बनता है जो अपन को जानना बहुत आवश्यक है। मतलब जैसे यहाँ पर देखें आप, रीना डज नॉट एड्यूस टू हिम। अब यहाँ पर कहीं पर भी WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा नाम दे रखा है और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस वाक्य की अपन को प्रकृति समझनी पड़ेगी। अब इस वाक्य की प्रकृति में क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो टोन है सामने वाले की पूछने की, वो फिक्स नहीं है, वो अनिश्चित है, वो कंफ्यूज है। उसको शंका है कि रीना ने उसको गाली दी या नहीं दी, वो कंफ्यूजन है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले भी कोई सेंटेंस होते हैं, वहां पर भी अपन क्वेश्चन मार्क का उपयोग करते हैं। मोस्ट ऑफ अपन को पता होता है WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो अंत में अपन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ना तो WH वर्ड है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, सीधा नाम दे रखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रखा। तो यार ऐसा कैसा क्वेश्चन मार्क? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है तो वो हमेशा आपको अनिश्चितता का, शंका का प्रश्न वहां इस तरीके के भाव प्रदर्शित करता है। तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। मतलब आप ऐसा ही ना समझे कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड आया तो ही वो क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन आपको यहां लगना है कि जब कोई सेंटेंस ऐसा है जो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि वहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज है, उसको शंका है कि वास्तव में ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ये अपन को याद रखना है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये टोन पहचाननी है, क्योंकि ये टोन इंडिकेटर वाला मैटर है। अब टोन इंडिकेटर में अपने पास में ये जो क्वेश्चन मार्क है और दूसरा एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अपन को दो तरीके से देखना है। एक तो आप हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड वाला होता है तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, लेकिन जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड नहीं है, उसके बाद भी सेंटेंस दिखा हुआ है
तो आपको वो सेंटेंस मानना है यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिश्चितता है या शंका है, इसलिए अपन को यहाँ पर इसकी टोन को पहचानना पड़ेगा। ठीक है साथियों। दूसरा अपने पास में है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन का मतलब यही होता है, इसकी पूरी मीनिंग यही होती है, सडन इमोशन आना। सडन इमोशन आना मैंने कल भी बताया था कि मतलब आपको ध्यान रखना है कि सडन इमोशन में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जैसे मान लो आपके सामने रास्ते में जा रहे हैं और आपको सांप दिख गया, तो उस समय अपना इमोशन किस तरीके से होता है ना। वहां पर अपन को सब नानी दादी सब याद आ जाती है। तो वहां जो इमोशन होता है वो कहीं पहले से फिक्स नहीं था कि वहां सांप आएगा और मैं उसको देख के ये इमोशन निकालूंगा। तो वो सडन इमोशन आता है, और जब भी सडन इमोशन आता है तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो एक्सक्लेमेटरी साइन की ओर ही जाता है। और एक्सक्लेमेटरी साइन जिसको अपन विस्मयाबोधक कहते हैं, और इसका साइन होता है उल्टा आई, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा स्कूल में मस्ती कर रहा है और मस्ती कर रहा है, तो टीचर को सडन उसको कहेगा गेट आउट, तो सडन आ रहा है, उसने कोई पहले से फिक्स थोड़ी कहा कि बच्चा है पहले से है तो मैं उसको गेट आउट कर दूंगा, ऐसा नहीं है। वो सडन इमोशन पैदा होता है, वो ही एक्सक्लेमेटरी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सडन इमोशन आता है, जैसे यहां मैंने लिखा है सडन इमोशन और हाइटेंड फीलिंग। हाइटेंड फीलिंग मतलब जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं और मान लो ऐसा मूवमेंट है कि वहां पर 2 बॉल 3 रन चाहिए, तो वहां पर एकदम हाइपर टेंशन वाली बात होती है। तो वहां जैसे ही अगर उसमें चौका पड़ गया और मैच जीत गए तो हुर्रे वाली मीनिंग आएगी, और हार गए तो अरे। तो मतलब आपको ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। और अगर इस तरीके की फीलिंग, सडन फीलिंग, अगर कोई रिएक्शन अपन देते हैं तो वो विस्मयाबोधक है। और जैसे अपन ने कहा कोई बात चल रही है और अचानक कोई ऐसी बात चल रही है तो अपन उसको कहते हैं शट अप, तो ये अचानक इमोशन आया, कोई पहले से फिक्स नहीं था। और अगर मान लो कोई लड़की वहां से जा रही तो यार कितनी सुंदर है, तो वो कोई पहले से थोड़ी था कि वो जाएगी तो कितनी सुंदर है, ये अपन नहीं कहते। जैसे मान लो रात को सपने आया, कोई अच्छा आया तो अरे व्हाट ए गुड ए ड्रीम, लेकिन अगर बुरा है अरे व्हाट ए बैड ड्रीम। तो वो इमोशन उस तरीके की सडन होती है, इसलिए वहां जब सडन इमोशन होती है तो उसको विस्मयबोधक में कहते हैं अपन। दूसरा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ शब्द हैं, जैसे अलास, अलास शब्द है, ये इंटरजेक्शन के अंदर आता है। तो अलास शब्द है तो वहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लगाना है, ओ गॉड इसमें भी लगाना है, हुर्रे मैंने कहा अचानक, ब्रावो या बिंगो, इस तरीके भी जो शब्द निकलते हैं, मतलब वो सडन कोई इमोशन फील करने के लिए, कुछ अंदर से ऐसी भावनाएं दर्शाने के लिए ऐसे इंटरजेक्शन के शब्द होते हैं जहां पर अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ आपको ध्यान रखना है कि टोन इंडिकेटर के अंदर 2 लोग हैं, एक तो क्वेश्चन मार्क है और दूसरा एक्सक्लेमेटरी साइन है। आपको उसकी टोन पहचाननी पड़ेगी। बोलते हैं तो टोन मालूम पड़ जाता है, लेकिन लिखे हुए शब्द की टोन अपन को इस तरीके से पहचाननी है। खासकर ये जैसे देखें यहाँ पर WH वर्ड नहीं है, फिर भी उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ की टोन क्या है, यहाँ की टोन शंका और अनिश्चितता की है। उसी तरीके से यहाँ पर यह है। अब एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ साथियों, अब अपन तीसरा जो भाग है डेमोक्रेटर्स का। डेमोक्रेटर्स का मतलब हिंदी में अपन ने लिखा था सीमांकन करने वाला, मतलब सीमा निर्धारित करने वाले। जितने भी साइन है, अपन ने इसमें 10 साइन पढ़े थे, जिसमें पहला साइन है आपका डैश। डैश, डैश को अपन जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। अब ये निर्देशक चिन्ह जो डैश है, अपन जानते हैं कि ऐसा डैश लगाते हैं। अब इस डैश का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो अपन यहाँ सीख रहे हैं, है ना। तो ताकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपन जब प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो उस प्रैक्टिस सेशन में आपको पता होना चाहिए कि ये डैश है वो कहाँ कहाँ आना चाहिए। तो एक पहली बात तो ये याद रखना कि डैश का प्रयोग है वो कॉलन की जगह भी किया जा सकता है, और सेमी कॉलन, जहां मतलब कॉलन लगता है, जहां सेमी कॉलन लगता है, वहां पर अपन डैश का भी प्रयोग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो अपन को यहाँ आगे देखने को मिलेगा। अब सबसे पहला ये बात रखना कि ये जो कॉलन, ये जो डैश होता है, वो डैश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एन डैश, दूसरा होता है एम डैश। मतलब एन डैश और एम डैश का मतलब क्या होता है, एन डैश और एम डैश का मतलब ये होता है कि जो एन की साइज का डैश होता है उसको एन डैश कहते हैं, मतलब थोड़ी छोटी साइज होती है। और एम डैश मतलब एम जितनी स्थान घेरता है उतना जो डैश होता है वो एम डैश होता है ना। मतलब अपन को याद रखना है कि डैश की 2 प्रकार होते हैं। एक तो एन की साइज के अनुसार जो डैश होता है उसको एन डैश कहते हैं, और एम की साइज का जो डैश होता है उसको एम डैश कहते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर देखते हैं एन डैश के बारे में कि एन डैश का मतलब क्या होता है। तो एन डैश का मतलब क्या होता है कि रेंज, कोई दूरी, मतलब कितने उसकी रेंज है,
वो और कनेक्शन बिठाने के लिए, मतलब दो दो जगह पे या दो नंबर के बीच में या दो शब्दों के बीच में अगर कोई कनेक्शन बिठाने का काम करता है तो वहां पर अपन किस तरीके की डैश का उपयोग करते हैं? एंड डैश का। मतलब आप देखें जैसे माता पिता लिखा हुआ होता है और माता पिता के बीच में आपने देखा होगा जो डैश लगा हुआ होता है, और वो किस तरीके का डैश है वो अपन ने अलग है, उसका मैटर भी है ना। आपको ध्यान रखना है कि वो डैश किस तरीके के होने चाहिए। तो आपको अगर माता पिता जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है इसलिए वहां तो अपन हाइफन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, रेंज बताने के लिए। अब आपको मीनिंग क्या निकलेगी एंड डैश का प्रयोग करने के लिए? आपको अगर से, जैसे मैंने कहा कलिंजरा से बांसवाड़ा, कलिंजरा से बांसवाड़ा, तब से की मीनिंग निकल रही, तो अब इसमें अपन को जो डैश लगाना वो कौन सी साइज का डैश लगाएंगे? एंड डैश, है ना। या फिर अपन यूं कह दें कि 2010 से 2015, अब वहां से की मीनिंग आ रही है, एक रेंज बताई जा रही है, तो वहां पर भी जब से की मीनिंग आ रही है तो अपन को एन साइज का ही डैश लगाना है, ये अपन को याद रखना है। जैसे सोमवार से मंगलवार, है ना, तो सोमवार से मंगलवार, तो जो सोमवार से मंगलवार की जो रेंज बताई वहां पर एन डैश टाइप का रखता है। ये तो हिंदी में अपन ने देखा, लेकिन इंग्लिश में अगर कहें तो मंडे टू फ्राइडे, तो टू भी वही बात कर रहा है, वो इंग्लिश की बात कर रहा है, ये हिंदी की बात कर रहा है ना। यहां कह देंगे 2005 टू 2010, या दाहोद टू बांसवाड़ा, दाहोद से बांसवाड़ा। अगर आपको हिंदी में से वाली मीनिंग लगती तब भी अपन को एन डैश लगना है, और इंग्लिश में टू वाली मीनिंग निकलती तब भी अपन को एन टाइप का डैश, मतलब एन साइज का डैश अपन को लगाना है, ये याद रखना। मतलब आपको याद रखना है कि जो डैश होते हैं वो दो प्रकार के, एन साइज का और एम साइज का, और एन साइज के डैश का प्रयोग अपन वहां से और टू वाली मीनिंग को देख के लगाते हैं। और दूसरा होता है अपना एम साइज का डैश, मतलब एन से थोड़ा सा बड़ा, है ना। अब इसमें क्या होता है कि विचारों में अचानक बदलाव के लिए, मतलब अपन कहीं साथ में चल रहे हैं और अचानक विचार बदल गया, तो वहां पर अपन को थोड़ा सा डैश क्या करता है, थोड़ा लंबा करता है। जैसे अपन ने यहां देखो सेंटेंस में शी फिर डैश किया, अनलाइक हर सिस्टर, यहां क्या है कि वो उसकी सिस्टर को अनलाइक करती है ना। उसके बाद में फिर उसका विचार जैसे ही बदला तो एंजॉय हाइकिंग, हाइकिंग का मतलब होता है पद यात्रा। उसकी बहन से उसको एक तो क्या है, उसको पसंद नहीं करती है, अनलाइक करती है, लेकिन फिर अचानक उसका विचार बदल गया तो अब उसके साथ चलने में, उसको पद यात्रा करने में क्या हो रहा है, आनंद मिल रहा है। मतलब जब अपने विचार भी जब बदलते हैं तो विचारों को बदलते समय भी अपन को ध्यान रखना है, उस समय अपन को कौन सा एन साइज नहीं लगाना, अपन को एम साइज, मतलब डैश थोड़ा सा बड़ा लगाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सूची बताने के लिए अपन ने देखा था, सूची बताने के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं। अब कॉलन की जगह अपन एम डैश भी लगा सकते हैं, यहां अपन ने लिखा ना कॉलन की जगह अपन इस डैश का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपन को ध्यान रखना है कि कॉलन की जगह अपन को जो डैश लगाना वो कौन सी साइज वाला डैश लगाना है, एम साइज का, मतलब थोड़ा सा लंबा, ये याद रखना है। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ आशा हैज 3 बिग डॉग्स, अब आशा के पास में 3 बड़े डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, तो अब उसकी सूची बताने के लिए पहले क्या करते थे अपन, वहां कॉलन में सूची बताने के लिए इसे 2 डैश कर दिए थे, जो है ना 2 डॉट किए हुए थे, तो उससे आगे अपन सूची लिख देते थे। लेकिन अगर मान लो ये 2 डॉट नहीं किए हुए और उसकी जगह अपन ने एम साइज का डैश लंबा कर दिया, तब भी वो किसकी ओर इशारा करेगा, सूची बताने की ओर। तो इनके पास में 3 डॉग्स हैं, बुनी, बग्गू एंड हैरी। अब यहां पर देखो मैंने कहा था एंड के पहले जो भी क्रम में है तो आपने कॉमा लगाया था, गए वीडियो में एक कॉमा लगाया, यहां कॉमा लगाया, फिर यहां पर ये एंड के साथ खत्म कर दिया। अब आपको ये भी बताया था कि ये एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उस कंजक्शन के पहले अपन ने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है। तो अब बहुत से लोगों ने इसको आएगा भी और नहीं आएगा ये भी बताया था, लेकिन फिर अपन ने इस कॉमा, जैसे जैसे कंजक्शन के पहले अगर कॉमा लगता है तो उसको अपन ने एक नाम भी बताया था, अगर आपको पता हो तो नाम आपको पता होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड कॉमा या फिर उसको सीरियल कॉमा भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये अपन ने यहाँ एम साइज, मतलब जो टाइप है इसके डैश कितने प्रकार के होते हैं, देखो एन साइज होता है, एम साइज होता है, तो दोनों के प्रयोग को अपन ने अलग अलग देखा। एन साइज से और 2 वाली मीनिंग आती तब, और एम साइज में विचारों में अचानक बदलाव आता है तो थोड़ा सा लंबा करना है। और सूची बताने के लिए भी अपन क्या करते हैं, ये उसको करते हैं। इसके बाद अपने पास में एक और रह गया था क्या, जो कॉलन होता है, कॉलन का साइन अपने पास में क्या है, ऐसे, है ना। और कॉलन के बाद में भी अपन डैश
का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी यहां जैसे मैंने ये डैश लिखा हुआ है, अब ये यहां पर मैंने कॉलन लगाया और कॉलन के बाद में मैंने इसको ऐसे डैश लगा दिया, मतलब अपन किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए भी अपन कॉलन के बाद में डैश लगाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, जैसे अभी मैंने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद कॉलन लगा के डैश कर दिया, तब मैं इस एडजेक्टिव शब्द की क्या करूंगा, व्याख्या करूंगा, मतलब उसकी परिभाषा लिखूंगा, उसके बारे में जानकारी लिखूंगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि कॉलन के बाद डैश का प्रयोग मतलब उस शब्द की व्याख्या करने के लिए भी किया जाता है। तो अपन ध्यान रखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट एक अच्छा सा लें अपन साथियों। अपन दूसरा लेके आए हैं हाइपन। हाइपन जिसको हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, और योजक चिन्ह जो होता है वो डैश से थोड़ा छोटा होता है ना। इसकी साइज जैसे एन साइज होता है, डैश एन साइज होता है, उससे थोड़ा सा इसका साइज भी छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसका प्रयोग अपन 3 तरीकों से करते हैं, मतलब हाइपन है वो कहाँ कहाँ लगता है। तो पहला तो एक आपने देखा होगा कि जब अपन कोई कॉपी में कोई वाक्य लिखते हैं और कोई वाक्य लिखते हैं, लिखते लिखते लाइन क्या होती खत्म हो जाती है और अपना सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा रह जाता है, तो अपन उसको वहां पर क्या करते हैं, डैश शो करते हैं। डैश शो करते हैं ताकि वो बताए कि ये वाक्य अभी क्या है, कंटिन्यू चलने वाला है, ये इशारा करता है। और अगर मान लो अपन जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो इट फ्लू, डैश कर दिया, मतलब ये यहाँ खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी आगे और उसका सेंटेंस बचा हुआ है, फॉर सर्च ऑफ वाटर। या फिर ऐसा भी लिखा हुआ, कभी कभी अपन ने देखा होगा कोई मीनिंग यहाँ लिखी है और उसके 2-3 अक्षर और लिखने हैं लेकिन जगह नहीं है, तो फिर वहां डैश करके भी अपन उस मीनिंग को आगे लिखते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी ये योजक चिन्ह लगाते हैं इस तरीके की लाइन खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अपन वाक्य को और कंटिन्यूटी में है ये बताने के लिए इस चिन्ह का उपयोग यहाँ करते हैं। और कभी कभी स्पेलिंग रह जाती है तो वहां पर भी इसका अपन प्रयोग करते हैं, ये आपको पता है। दूसरा कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मतलब ये होता है संयुक्त अक्षर। जब कभी भी 2 शब्द अलग अलग होते हैं उसको संयुक्त करने के लिए भी अपन हाइपन का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह जैसे आपने हिंदी में देखा माता पिता, 2 शब्द अलग है, इनको एक साथ लाने के लिए अपन वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं जो इंग्लिश में हाइपन कहलाता है। और जैसे यहां पर देखो जैसे नंबर भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि कोई शब्द ही होता है, नंबर को भी अपन जोड़ते हैं। जब कैसे जैसे इको फ्रेंडली, अब इको अलग है फ्रेंडली अलग है, लेकिन दोनों शब्द जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको इको फ्रेंडली मतलब किसके साथ में जोड़ा जाता है, इस हाइपन के सहारे से। आपने देखा होगा सन इन लॉ, तो यहाँ पर ये जो बीच में लगा हुआ है ये एक तरह से हाइपन है। ये विकेट और कीपर दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर अपन ने ये लगाया 42। अभी मैंने कहा नंबर को भी अपन एक साथ लाने के लिए भी अपन योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 40 और 2 के बीच में अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइपन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई संयुक्त अक्षर को अगर तो 2 शब्द अलग अलग हैं और उसको संयुक्त करना है तो वहां पर भी अपन योजक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तीसरा, बहुत से आपने देखा होगा हकलाने की प्रवृत्ति होती है। हकलाने की, जैसे कुछ शब्द बोलते बोलते वो थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये थोड़ा सा हो सकता है साइंटिफिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, लेकिन कभी आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पुरुष जो मतलब ऐसे बोलते बोलते अटक जाते हैं, तो उसको भी दिखाने के लिए अपन हाइपन का प्रयोग करते हैं। जैसे र राम ऐसे है ना, मतलब ऐसे करते हैं ना, तो वो एक साइंटिफिक डिसऑर्डर है। मैं यहाँ केवल समझाने के लिए इसका उस तरीके से उपयोग करता हूँ, मगर इस तरीके की जैसे हकलाने वाली प्रवृत्ति होती है उसमें अपन योजक चिन्ह का उपयोग करके भी यहाँ उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ देखो र कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों में अपन ने क्या लगाया, हाइपन, और इस तरीके से उसको अपन ने आगे किया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो हाइपन है वो 3 तरीके से अपन उपयोग में लेते हैं। पहला कि कोई वाक्य में सेंटेंस में लिख रहे हैं, जगह कम पड़ गई, कंटिन्यूटी करने के लिए अपन उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, 2 शब्द जो अलग अलग हैं उसको कंपाउंड करने के लिए, जोड़ने के लिए, संयुक्त करने के लिए भी अपन हाइपन का प्रयोग करते हैं। और हकलाने की जो प्रवृत्ति होती है उसको भी बताने के लिए अपन हाइपन का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट लें इसका अच्छा सा। अब अपन तीसरा कोटेशन मार्क को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब याद रखना है कि कोटेशन मार्क में 2 तरह के मार्क होते हैं, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है और दूसरा डबल इन्वर्टेड कोमा। सिंगल इन्वर्टेड कोमा मतलब ऐसे होता है, और डबल इन्वर्टेड कोमा 6699 ये बोलते हैं अपन इसको, 6699 है ना, वो डबल इन्वर्टेड कोमा और ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा।
तो कोटेशन मार्क अपने पास में कितने हैं? दो, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा और दूसरा डबल इन्वर्टेड कोमा। अब सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहाँ उपयोग में लिया जाता है और डबल इन्वर्टेड कोमा कहाँ उपयोग में लिया जाता है, वो अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, दोनों एक नहीं है, दोनों का उपयोग अलग अलग है, इसलिए अपन ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा। अब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे किसी वाक्य में किसी शब्द अंश को दर्शाने के लिए, मतलब आप कोई एक लंबा सा लाइन वाला वाक्य लिख रहे हैं और आपको उसमें से किसी को अलग दिखाना है, उस पूरी लाइन में से किसी शब्द को अलग दिखाना है, तो उस शब्द को अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा में करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी बार की पूरी लाइन लिखी हुई होती है और उसमें से कोई एक अक्षर, मतलब कोई एक शब्द जो डार्क किया हुआ था, ब्लैक किया हुआ था अलग से दिखाने के लिए, तो उसको बोल्ड भी करके दिखाते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें से अगर बोल्ड नहीं करना है और उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से भी उसको दर्शा सकते हैं। जैसे यहां पर अपन ने लिखा है, जैसे सचिन इज द गॉड ऑफ क्रिकेट हैविंग द टाइटल ऑफ लिटिल मास्टर। अब यहाँ लिटिल मास्टर है, इसको अपन को अलग दिखाना है, तो अपन ने यहाँ इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इस एक शब्द को अपन ने अलग दिखाया। मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग अपन पूरे लाइन के अंदर अगर किसी एक शब्द को अगर विशेष दिखाना है तो उसको अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा से दिखा सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे कोई बुक के बारे में बात हो रही हो या किसी स्टोरी के बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो, है ना, या किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात हो रही है, किसी पोएम के बारे में बात हो रही है, टाइटल के बारे में बात हो रही है, तो उसको अलग दिखाने के लिए, जैसे मैं आई लाइक द बुक ऑफ शेक्सपियर, नेम इज एज यू लाइक इट। अब ये एज यू लाइक इट एक बुक का नाम है, तो मैं उसको अगर अलग से शो करना चाहूं तो मैं उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से दिखा सकता हूं। जैसे मैंने यहां लिखा है आई रीड हॉली बुक, बुक के बारे में बात हो रही है, रामायण। अब रामायण को मैंने अलग दिखाने के लिए मैंने क्या कर दिया, या तो मैं इसको बोल्ड कर देता, डार्क कर देता, या फिर मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा से दिखाया। मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को दिखाने के लिए अपन सिंगल इन्वर्टेड का कोमा का उपयोग करते हैं, न कि डबल इन्वर्टेड कोमा। इसलिए ध्यान रखना है डबल इन्वर्टेड कोमा कहां आता है और सिंगल इन्वर्टेड कोमा कहां आता है। अगर आप कोई बड़े से वाक्य को दिखाने के लिए अपन डबल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करते हैं, लेकिन किसी एक अंश को बताने के लिए, कुछ छोटे पार्ट को बताने के लिए अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लाइक द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो। अब मैंने इस थर्स्टी को ही बताना है, तो मुझे इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं है, मुझे सिंगल इन्वर्टेड कोमा दिखाना है। डबल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग कहां होता है? जैसे लंबे सेंटेंस होते हैं या कोई कोटेशन होता है या किसी का किसी राइटर की या किसी नॉवेलिस्ट की कोई परिभाषा होती है, तो उसको अपन डबल इन्वर्टेड कोमा में जो परिभाषा होती है उसको दिखाते हैं। लेकिन एक छोटा अंश बताना है या किसी शब्द को बताना है तो वहां पर अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं। यहां पर ये दोनों मेजर डिफरेंट है, वही कि सिंगल शब्द या किसी अंश को बताने के लिए अपन सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं उस लाइन में, और अगर किसी बड़ी चीज को बताना है तो वहां पर अपन डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा, डबल इन्वर्टेड कोमा, इसका प्रयोग हमेशा आपने देखा होगा जो नरेशन होता है, नरेशन में जैसे अपन कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो जो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच मतलब जो डायरेक्ट वाक्य होता है उसमें दो लोग होते हैं, एक तो आरवी होता है, एक आरएस होता है। आरएस का मतलब होता है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं? डबल इन्वर्टेड का। जैसे यहां पर लिखा हुआ है दीपिका सेड ही विल कम देयर। अब ये ही विल कम देयर है वो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य है। अभी इसमें यहां पर ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसमें ये आरवी है और ये आरएस है, तो आरएस वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा किसमें होता है? डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है। अभी देखो मैंने ये ऊपर लिखा है इसका प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में आरएस में किया जाता है। देखो मैंने एक अंश बताने के लिए मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग नहीं किया है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब छोटा अंश या कोई शब्द बताना हो तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और कोई बड़ा अंश बताना है, कोई बड़ी परिभाषा या ऐसा कुछ बताना है, कोई वाक्य को बताना है, तो वहां पर अपन डबल इन्वर्टेड कोमा। और डबल इन्वर्टेड कोमा मोस्ट ऑफ कहां पर प्रयोग होता है? डायरेक्ट स्पीच के अंदर, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसे ये डबल इन्वर्टेड कोमा लग गया है, अब यहां पर आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क या कोई साइन इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी आता है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर भी आता है। तो उसका क्या कारण है? तो अपन को ध्यान रखना है क्या कि जैसे यहां मैंने लिखा है, जैसे अपन ने यहाँ क्वेश्चन मार्क को देखा है, अभी क्वेश्चन मार्क का उपयोग आगे करते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर करते हैं या बाहर करते हैं, वो अपन देखने के लिए क्या करते हैं, इसका प्रयोग दो तरीके से होता है। कैसे होता है?
अगर मान लो जैसे ये इन्वर्टेड कोमा है, अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये यहां तक ही सीमित है, इतने तक ही, ये आगे वाले वाक्य तक उसका कोई मतलब नहीं है, खाली यहां तक ही सीमित है, तो फिर अपन को जो क्वेश्चन मार्क है, वो जो साइन है, वो अपन को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाना है। लेकिन अगर ये पूरा वाक्य ही प्रश्न है, पूरा वाक्य ही क्या है, प्रश्न है, तो फिर वो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के बाहर लगेगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कुछ साइन जो होते हैं वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। तो अंदर कब होते हैं, अंदर तब होते हैं जब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जितना सेंटेंस दे रखा है उतना ही प्रश्न हो, खाली आगे वाले वाक्य से कोई मतलब नहीं, खाली ये इन्वर्टेड कोमा वाला जितना वाक्य उतना ही प्रश्न के रूप में हो, तो ही वहां पर अपन जो साइन है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो पूरा वाक्य ही एक है, मतलब जैसे यहाँ प्रश्न क्वेश्चन मार्क की बात हो रही है, अभी क्वेश्चन मार्क हो रहा है, तो मतलब ये पूरा वाक्य ही अगर प्रश्न है तो फिर क्वेश्चन मार्क अंदर नहीं लगा के बाहर। जैसे यहां पर देखो, शी आस्क्ड डबल इन्वर्टेड कोमा विल यू मैरी मी और क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा बंद। अब यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है वो कहां आया है, अंदर आया। क्यों अंदर आया, क्योंकि ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो प्रश्न यहीं तक सीमित है, यहां इसका आगे से कोई मतलब नहीं है। ये तो खाली यूं कर रहा है कि मतलब ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ विल यू मैरी मी ये जो प्रश्न है वो केवल यहां तक ही सीमित है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है वो अंदर आया है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर। दूसरा देखो, डू यू एग्री विथ द साइन, क्या तुम सब सहमत हो इस बात से, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मतलब प्यार और जंग में सब कुछ जाएगा, क्या आप उससे सहमत हैं। ये पूरा एक ही, ये जो पूरा लिखा हुआ वो एक ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना, मतलब यहाँ पूरी लाइन है वो एक ही ओर इशारा कर रही है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क अंदर की तरफ ना आकर के बाहर आया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पहला तो क्या, ये दोनों में फर्क क्या है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा, मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है एक शब्द या छोटे से अंश को दर्शाने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं, अगर कोई बड़ा परिभाषा है या कुछ भी है उसको दर्शाने के लिए अपन ये करते हैं। और इसका मोस्ट ऑफ होता है उपयोग डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में भी रिपोर्टिंग स्पीच, और उसमें भी अपन को ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर साइन आता है तो वो किस कारण से आता है, और बाहर साइन आता है वो किस कारण से आता है। अंदर साइन आने का मतलब है कि ये इन्वर्टेड कोमा तक ही बात सीमित है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं, तो साइन अंदर की तरफ आएगा। और साइन बाहर तब आता है जब पूरा वाक्य ही एक ही बात कर रहा हो, तो फिर साइन कहां आएगा, बाहर। इस तरीके से आपके सामने ये दो उदाहरण रखे, और मैंने आपको देखो ये पूरा इतने लिखने के बाद आरएस को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा से दर्शाया, ना कि डबल इन्वर्टेड कोमा से। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अपन इसको एक ही समझते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग अपन को थोड़ा सा अलग सोच के करना है। तो स्क्रीनशॉट लें इसका साथियों। अब अपन चौथा, एपोस्ट्रोफी जैसे एक ऐसा साइन होता है, आपने देखा होगा ऊपर लगा हुआ, जिसको अक्षर लोप कहते हैं। अक्षर लोप मतलब किसी अक्षर को अपन हटा के उसकी जगह क्या लगा दें, अपोस्ट्रोफी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ पर किसी अक्षर को गायब करने के लिए, अभी देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था डबल इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड कोमा, अभी ये पूरी लाइन लिखी हुई और मैंने यहाँ गायब के लिए क्या कौन सा उपयोग किया है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि पूरे लाइन के अंदर अगर किसी एक को स्पेशल दिखाना है तो फिर वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्योंकि अपन यहाँ पर अपना स्पेशल क्या है, गायब करना है, गायब करना है। इसलिए यहाँ देखो डू नॉट लिखा हुआ है, अब डू नॉट में मैंने यहाँ नॉट ओ को गायब करके उसकी जगह क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफी। मतलब आप किसी भी अक्षर को गायब करके उसकी जगह अपन क्या लगा सकते हैं, अपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा अपने को अधिकार प्रदर्शित करने के लिए, अधिकार जैसे ये मेरी घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा पेन है ना, तो ये अधिकार बताने के लिए भी अपन अपोस्ट्रोफी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सुनीता's काउ, मतलब सुनीता की गाय है ना, तो यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है कि ये उसकी सुनीता की गाय है, ये अधिकार बता है। दूसरा लिखा है सुशीला ब्रदर, मतलब सुशीला का भाई, तो यहाँ पर ये अधिकार की बात हो रही है, सुशीला का अधिकार है, मतलब यहाँ भाई के ऊपर। उसी तरीके से सुनीता's काउ, तो ये सुनीता की बात है, मतलब अधिकार प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और खासकर एक बात आप अच्छे से याद रखना
कि जब ये अधिकार वाली या इस तरीके की बात होती है तो ये अपोस्ट्रोफी है वो केवल और केवल लिविंग थिंग के साथ ही लगता है, नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं लगता है। ये अपन को खास याद रखना है। अपोस्ट्रोफी के ये दो उपयोग हैं। एक तो पहला कि किसी अक्षर को गायब करना हो तो भी अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, या फिर किसी अधिकार को प्रदर्शित करना हो तब भी अपन अपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से अपना एक और है स्लैश, जो हिंदी में अपन कहते हैं स्लैश, इंग्लिश में उसको ऑब्लिक कहते हैं, और अगर अपन नाम दे तो उसको आड़ी रेखा, जैसे इस तरीके का आड़ी रेखा देते हैं। तो इसका प्रयोग अपन कहां करते हैं, कौन कौन सी जगह करते हैं, तो आपको ध्यान करना है। देखो पहले तो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मतलब अपन कोई चीज लिखते हैं, कोई भी चीज अगर लिखते हैं तो वहां पर अल्टरनेटिव का मतलब ये जो साइन का उपयोग हुआ वो अल्टरनेटिव, या तो आप एंड ले सकते हैं या और, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप अल्टरनेटिव इन दोनों में से किसी का भी उपयोग ले सकते हैं। या तो आप जैसे मेरे पास में दो पेन है तो अभी मैं इसमें अल्टरनेटिव इसका भी उपयोग कर सकता हूं या इसका भी। तो अल्टरनेटिव बताने के लिए भी अपन किसका साइन का उपयोग करते हैं, ऑब्लिक का। उसके बाद में अब्रेवेशन, एब्रेवेशन मैंने पहले ही कहा, संक्षिप्त रूप बनाने के लिए, संक्षिप्त रूप बनाने के लिए भी अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो अपन ने क्या कहा, जब भी एब्रेवेशन बनाते हैं तो संक्षिप्त रूप करते हैं तो वहां पर उसका पहला अक्षर कैपिटल होके वहां पर अपन फुल स्टॉप लगाते हैं, वो तो फुल स्टॉप का देखा था। लेकिन अभी यहाँ एब्रेवेशन का प्रयोग है वो आपको संक्षिप्त रूप के रूप में बताना है, तो आपको ये जो ऑब्लिक का प्रयोग भी वहां कैसे होता है। जैसे मेरे को ये विदाउट है, अब विदाउट को मुझे एब्रीवेशन करना है, छोटा बनाना है। अब कैसे करूंगा मैं, जैसे ये दो शब्द से बन गया है विथ आउट, अब मैं इसका विथ का डब्ल्यू ले लूंगा और बीच में ऑब्लिक लगा दूंगा और आउट का ये, तो ये इसका क्या बन गया, एब्रीवेशन। अब बताओ आप उसी तरीके से इस विकेट कीपर का कैसे बनाएंगे एब्रीवेशन, आप बना के बताएंगे, मैं आपको उसके बाद में पूछूंगा कि आप इसको कैसे बनाएंगे। दूसरा फ्रैक्शन, जितने भी भिन्न होते हैं, भिन्न जैसे 1/2 यूं अपन देखते हैं ना भिन्न, तो उन भिन्न को भी अपन इस ऑब्लिक के माध्यम से दिखा सकते हैं। उसके बाद में आपको कोई वेब एड्रेस देखा होगा आपने, जैसे यहां लिखा हुआ है www.dheerajsir041.online ऑब्लिक पेज नंबर 10 ऑब्लिक कुछ भी, ऑब्लिक कुछ भी, इस तरीके से ऑब्लिक जोड़ते जोड़ते अपन आगे पेज को बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से वेब एड्रेस आप जब भी देखना कोई भी लिंक वीक होती है तो वहां पर इस तरीके से ऑब्लिक ऑब्लिक लगा हुआ होता है और आगे बढ़ता जाता है। जैसे आपने कोई विज्ञप्ति आती है तो विज्ञप्ति का जो आदेश क्रम होता है तो आपने देखा होगा कि वहां ऑब्लिक करके 2014-15 या ऑब्लिक करके पत्र क्रमांक, ये इस तरीके से लिखा हुआ था। तो वेब एड्रेस में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो अपन को खास याद रखना है क्या, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी में अक्षर लॉक करने के लिए भी अपन अपोस्ट्रोफी का उपयोग करते हैं, अधिकार प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ये अपोस्ट्रोफी मोस्ट ऑफ किनके साथ में लगता है, लिविंग पर्सन के साथ में लगता है। स्लैश और ऑब्लिक इसका प्रयोग भी अपन ने अल्टरनेटिव ये लियो या ये लो उस तरीके का दिखाने के लिए, अब्रेवेशन किसी बड़े शब्द को अपन छोटा करने के लिए, फ्रिक्शन बटे में दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और वेबसाइट का उपयोग अपन स्लैश स्लैश, आपने कोई विज्ञप्ति देखी उसमें स्लैश स्लैश का उपयोग करते हुए अपन करते हैं। अभी मैंने आपको एक काम दिया था विकेट कीपर का, आपको ऑब्जर्वेशन बनाना था, आप लोगों ने बनाया होगा, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इसका आपने क्या बनाया होगा। ऑब्जर्वेशन इस तरीके से बना होगा आपने, क्रिकेट के जब खिलाड़ियों की जब लिस्ट आती है ना तो उसके नाम के आगे इसी तरीके से लिखा हुआ होगा, आपने कहीं देखा होगा। तो इसका एक स्क्रीन, हाँ तो अब अपन ना जो छठा पार्ट है कैपिटलाइजेशन, इसी डेनिस क्रेडर का बड़े अक्षर का प्रयोग। अब ये बड़े अक्षरों का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, तो इसके लिए आपको मैंने 6 तरीके की चीजें लिखी हुई है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि कोई वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य का जो पहला शब्द होता है उस पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही लिखना है। जब अपन कोई काम करते हैं कॉपी में तो आप हमेशा छोटे अक्षर से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ऐसा अपन को करना नहीं है। आपको जब भी वाक्य स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी व्यक्ति या किसी महिला या किसी स्थान का नाम हो तो वो भी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। और वो भी ध्यान रखना है कि आपको वाक्य के स्टार्ट में दिया हुआ तब भी, वाक्य के बीच में दिया हो तब भी, वाक्य के अंत में दिया हुआ तब भी हमें हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने यहां लिखा आई लिव इन कलिंजरा,
अभी मैंने कलिंजरा लिखा है ये, तो अब ये जो कलिंजरा है वो एक प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन देखो वाक्य के अंत में फिर भी इसका पहला अक्षर अपन हमेशा कौन सा लिखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब आपको जब भी याद रखना है, जब भी प्रॉपर नाउन की बात होती है तो वो वाक्य में कहीं पर भी आए, लेकिन आपको लिखना कैसा है, कैपिटल, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, तीसरा अपन देखें इन्वर्टेड कोमा। जब भी कोई इन्वर्टेड कोमा हो, उस इन्वर्टेड कोमा में जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ या एक शब्द लिखा हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसका जो पहला शब्द होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा में भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द पूरा, जैसे यहाँ एक सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस का पहला शब्द जो लिखा हुआ उसका पहला अक्षर अपन ने कैपिटल लिखा है, इसलिए ध्यान रखना है इन्वर्टेड कोमा में भी आपको पहला अक्षर हमेशा कैसा रखना है, कैपिटल रखना। उसके बाद में आई अपने आप में एक बॉस है ना। आई हमेशा कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना, चाहे वो वाक्य में कहीं पर भी आए, अगर आपको आई लिखना है तो आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आई अपने आप में एक बॉस की तरह होता है जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, मतलब कभी छोटा नहीं बनता है, इसलिए वो हमेशा बड़ा ही रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में वो कहीं पर भी लिखा हुआ है तो आपको हमेशा आई को बड़ा ही रखना है। उसके बाद में गॉड, गॉडेस और ऑलमाइटी, मतलब ये सब सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान हमेशा सबसे बड़े ही माने जाते हैं, इसलिए इसको भी हम सम्मान के तौर पे कहें या एक लॉजिक की तरीके से कहें, फिर भी हम इनको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी गॉड, गॉडेस या ऑलमाइटी शब्द कहीं लिखा हुआ मिलता है तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अपना ये एब्रेविएशन बार बार आ रहा है, एब्रेविएशन, एब्रेविएशन का मतलब संक्षिप्त करना, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी वाक्य हो या कोई सेंटेंस हो या कोई ऐसे कंपनी का नाम हो जिसको अपन क्या करते हैं, स्मॉल करते हैं। स्मॉल करते हैं तो मतलब उसका एब्रेविएशन करते हैं, तो एब्रेविएशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसका जो अक्षर अपन लेते हैं वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। जैसे अपन ने यहाँ मध्य प्रदेश है, अब मध्य प्रदेश का मैंने एब्रेविएशन कर दिया एमपी, अब एमपी में एम पहला है वो कैसा है, कैपिटल है, और पी है वो भी कैपिटल है, और अपन ने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया, तो यहाँ पर अपन ने फुल स्टॉप वाला भी साइन लगाया, और मैंने वहां अपन फुल स्टॉप वाला पढ़ा था तब भी वहां बताया था कि एब्रेविएशन जब करते हैं तो पहले अक्षर होता है बड़ा, और बड़े के बाद में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का एब्रेविएशन अपन ने BSW कर दिया, अब हर BSW में जो भी अक्षर अपन ने लिया वो हमेशा कैपिटल ही हो, और उसके बाद में फुल स्टॉप। उसी तरीके से STD, इसमें भी आप देखें MBBS जो किया हुआ है, MBBS के अंदर भी अपन ने इसका एब्रेविएशन कर दिया पूरे शब्द का, तो अपन ने जो भी शब्द लिया वो सारे कैपिटल हैं, और वहां पर अपन ने फुल स्टॉप का उपयोग भी किया है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैपिटलाइजेशन मतलब बड़ा अक्षर कहां कहां लिखा जाता है, तो यहाँ ये 6 पार्टों में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बड़े अक्षर ही लिखे जाते हैं। पहला, वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर नाउन चाहे आगे पीछे वाक्य के बीच में कहीं पर भी हो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी दिया हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसका पहला शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। आई अगर कहीं पर भी वाक्य में लिखा हुआ हो तो हमेशा कैसा होना चाहिए, कैपिटल ही होना चाहिए। गॉड लिखा हुआ हो, गॉडेस लिखा हुआ हो या ऑलमाइटी लिखा हुआ हो तो ये भी हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, ये शब्द को ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन करते हैं अपन, किसी का भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं उसका, तो शॉर्ट बनाते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है, उसके साथ में फुल स्टॉप का भी उपयोग होता है और अपन ऑब्लिक का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, तो साथियों अपन अब 7 नंबर पैरेंथेसिस जिसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं, और आपका ये राउंड ब्रैकेट या इसको अपन छोटा कोष्ठक भी बोलते हैं, छोटा कोष्ठक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, छोटा कोष्ठक। अब इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, इस कोष्ठक का उपयोग मैथमेटिक्स में तो करते हैं, लेकिन अपना यहाँ पर इंग्लिश में कहाँ ध्यान रखना, अपन को ध्यान रखना है पहला, दूसरा, तीन इसके उपयोग है। और पहला जिसमें है समानार्थी शब्द बताने के लिए, मतलब एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, उसी सेंटेंस में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका मीनिंग आपको बिल्कुल अलग लग रहा है तो उसका दूसरा समानार्थी शब्द बताने के लिए भी अपन उसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है त्रिशा इज एन इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट शब्द मान लो किसी के लिए अटपटा लग रहा हो या कुछ अलग शब्द होते हैं जिसकी मीनिंग अपन को पता नहीं है, तो उसको ऑप्शन में अपन को जो शब्द याद है वो अपन वहां लिख सकते हैं। तो जैसे इंटेलिजेंट है तो उसकी जगह अपन ने यहाँ वाइस कर दिया, वाइस गर्ल। उसी तरीके से आई लाइक धृति। अब लेकिन मैंने यहाँ अब ये लाइक शब्दों की जगह
अपन ने यहाँ लव लिख दिया। तो मतलब अपन को जो शब्द, मतलब आपको बहुत सी बात ऐसा पढ़ने में होता है कि कुछ शब्दों की मीनिंग अपन को पता नहीं होती, तो उसका समानार्थी शब्द अपन को पता होता है, जो अपन को आसान लगता है, तो उसको अपन वहां उसके पास में लिखते हैं, तो यहाँ अपन उस कोष्टक का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखें। किसी शब्द की व्याख्या करनी हो उसके लिए भी व्याख्या कर दी, जैसे ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा की मुझे व्याख्या करनी, इसकी क्या पहचान है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, द लैंड ऑफ 100 आइलैंड, है ना, आइलैंड बोलते हैं इसको। तो 100 मतलब 100 द्वीपों का शहर अपन इस बांसवाड़ा को कहते हैं। तो इस बांसवाड़ा की मैंने व्याख्या की, तो उस व्याख्या को मैंने एक कोष्टक में दे दिया, तो वहां पर अपन छोटा कोष्टक काम में लेते हैं। जैसे उदयपुर है, तो इसको अगर व्याख्या करते हैं द लेक ऑफ सिटी, है ना, झीलों की नगरी, तो इसलिए उसको भी हमने कोष्टक में लिया। तीसरा, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। अतिरिक्त जानकारी मतलब कुछ प्रोग्राम होते हैं, उस प्रोग्राम के बारे में खाली शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन अगर सामने वाले को पता चले या नहीं चले, इसलिए क्या करते हैं, उस जो इवेंट होता है, उस इवेंट के पहले अपन थोड़ी सी जानकारी अंदर शेयर कर देते हैं, ताकि सामने वाले को मालूम पड़ जाए। जैसे मैंने कल अपन ने देखा था, संबोधन लिखा था। अब संबोधन शब्द हर किसी को पता नहीं चलता, तो फिर मैंने वहां नीचे लिखा था कि कोष्टक में बंद करके, कि किसी व्यक्ति के नाम के लिए या किसी को पुकारने के लिए संबोधन करते हैं, तो वो उस तरीके की कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए भी अपन इस छोटे कोष्टक का उपयोग करते हैं। जैसे द इवेंट, अब ये इवेंट कोई भी प्रोग्राम होने वाला है, कोई भी इवेंट होने वाला है, वो इवेंट अब क्या है क्या नहीं, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ शेड्यूल फॉर संडे, जो संडे को जो होने वाला इवेंट था। अब इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सा इवेंट, वो संडे को होने वाला था, वो इशारा देने के लिए, कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, हैज बीन पोस्टपोन, जो क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। जैसे यहाँ कश्मी लिखा हुआ है, कश्मी वांट अस होम, मतलब कश्मी हमें घर पे चाहती है। अब घर पे हमेशा चाहती है, घर का कोई भी व्यक्ति होता है तो ये चाहता है कि जल्दी आ जाए, तो यहाँ उसने डेफिनेशन क्या दी है, 7 बजे से पहले पहले। मतलब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ संशय रहता है दिमाग में कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी अपन छोटे कोष्टक का उपयोग करते हैं। तो ये जो पेरेंथेसिस जो या राउंड ब्रैकेट जो होता है, जिसको हिंदी में छोटा कोष्टक कहते हैं, उसका प्रयोग अपन 3 तरीके से करते हैं। एक तो समानार्थी शब्द बताने के लिए, दूसरा किसी शब्द की अगर व्याख्या करनी हो तो उसके लिए भी अपन उसका करते हैं, और कुछ अतिरिक्त जानकारी, है ना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरीके से हर किसी को क्लियर नहीं होते, तो उसको क्लियर करने के लिए भी अपन वहां पर छोटा कोष्टक का उपयोग कर सकते हैं। अगला, इलिप्सिस। इलिप्सिस का मतलब ये होता है पदलोप या शब्द लोप, और इसका सिंबल क्या है, 3 डॉट। कितने डॉट होने चाहिए, 3, 1 2 3। इसको, ये जो 3 डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको जैसे यहां कहीं लिखा हुआ मिल जाए 3 डॉट, और आपको पूछे ये किसका सिंबल है, तो ये इलिप्सिस का सिंबल है, और इसका मतलब ये होता है कि वो पद को लोप कर रहा है या शब्द को लोप कर रहा है। मतलब एक तरह से विराम चिन्ह है ये भी। मतलब आप कोई सेंटेंस बोलते बोलते आपने इस तरीके का साइन दे दिया 3 डॉट, इसका मतलब है कि आगे वाला सेंटेंस अभी आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन है वो कंटिन्यूस, वो आगे भी होगा, है ना। तो वो उस तरीके से बताने के लिए, जैसे यहां लिखा हुआ है क्या कि आई थॉट वी वर मीटिंग ऑन संडे, और उसके बाद में इसने 3 डॉट कर दिए, मतलब यहां इसने इलिप्स कर दिया, पद का लोप कर दिया, मतलब शब्द लोप कर दिया। आगे क्या है, एक तरह से व्यक्ति के दिमाग में संशय पैदा हो गया, रहस्य पैदा हो गया कि यार आगे क्या होगा, है ना। जैसे अपन कोई मूवी हुई देखने जाते हैं और एक पार्ट बना हुआ होता है और फिर बहुत अच्छा लगता है और कुछ सस्पेंस रख के उसको छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, नीचे लास्ट जब पिक्चर खत्म होती है तो टू बी कंटिन्यूस करके 3 डॉट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इसका पार्ट आगे भी जारी है, मतलब आएगा, है ना, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। तो जैसे ये सेंटेंस है, तो यहाँ संडे तक कर दिया, उसके बाद 3 डॉट कर दिया, मतलब ये सेंटेंस आगे भी जारी है, आगे भी इसका कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो उसी तरीके से जैसे मैंने मूवी के बारे में बताया कि जैसे कुछ सस्पेंस रख के छोड़ देते हैं, तो टू बी कंटिन्यू करते हैं, मतलब इसका पार्ट 2 आना ही है। तो ये आपने देखा है टू बी कंटिन्यूस, तो ये इस तरीके से मतलब किसी पद लोप को करने के लिए या किसी को संशय बनाने के लिए या रहस्य पैदा करने के लिए अपन इलिप्सिस का प्रयोग करते हैं, और इसका सिंबल चिन्ह जो है वो 3 डॉट है। इस तरीके से अपन इसका ध्यान रखेंगे, और ये भी एक विराम चिन्ह के अंदर ही आता है। एक स्क्रीनशॉट लें इसका। हाँ, तो अपन अब ये 9वां स्क्वायर या उसको बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं, और हिंदी में इसको वर्गाकार कोष्टक कहते हैं। तो अब इसका प्रयोग अपन
इस पंक्चुएशन में कैसे करते हैं? मैथमेटिक्स में तो ये अपन जानते हैं कि इसका उपयोग किया जाता है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ इंग्लिश में इसको किस तरीके से उपयोग करते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इसका उपयोग किसी टैक्स मतलब कुछ लिखा हुआ जो होता है या कोई डाटा होता है ना, के एक खंड को उसके आसपास से अलग करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, तो उसमें से किसी एक खंड को अलग दिखाने के लिए, मतलब आपके पास में ये जो हिंदी में जो उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उस डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ, जो भी डाटा लिखा हुआ, उस पूरे डाटा में से कुछ ऐसा जो डाटा है जिसको अपन को अलग दिखाना है, अलग विशेष दिखाना है, तो उस तरीके से उसको अपन इस वर्गाकार कोष्ठक में बन करके लिख सकते हैं, ताकि वो इन सब में एक अलग दिखे। तो ये अलग दिखाने के लिए इसको अपन ने इस कोष्ठक का उपयोग करते हैं, इस पंक्चुएशन का। मतलब अपन गणित के अंदर ने ये संख्याओं में ये करते हैं जरूर, लेकिन इसको इंग्लिश में अपन कैसे उपयोग कर रहे हैं? तो यही बात है कि पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उस पूरे सेंटेंस में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी डाटा लिखा हुआ है, उस डाटा में से आपको किसको अलग दिखाना है, तो उसको आप इस वर्गाकार कोष्ठक में फिट कर सकते हैं। जैसे यहां देखो, विद्या ड्रो 130 किलोमीटर पर आवर ऑन द हाईवे। मतलब अब यहां पर अपन ने क्या किया है कि जो किलोमीटर पर आवर है उसको अपन ने क्या कर दिया, इस कोष्ठक में बंद कर दिया, एक अलग दिखाने के लिए, ताकि ये अपने आप में क्या लगेगा, बिल्कुल अलग लगेगा, विशेष लगेगा। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मतलब टेक्स्ट हो या डाटा हो, उसके एक खंड को अगर आसपास वाले से अपन को अलग दिखाना है ना, आसपास से अपन को क्या करना है, अलग दिखाना है, अलग बताना है, तो फिर अपन यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वर्गाकार कोष्ठक का। उसी तरीके से इस चैप्टर का अंतिम जो ये 10 नंबर है ना, मतलब 3 पार्ट है अपन ने जानते हैं, और मैंने बताया था कि ये 3 भाग में पहला पोज था, दूसरा टोन इंडिकेटर था, और तीसरा डेमोकटर था। डेमोकटर में 10 थे, और ये इसका अंतिम भाग है जिसका नाम है करली या ब्रेसेस ब्रैकेट, जिसको अपन हिंदी में मझला कोष्ठक कहते हैं, और इसको धनु कोष्ठक भी कहते हैं। धनु कोष्ठक इसलिए क्योंकि इसका आकार होता है वो धनु जैसा होता है ना, ई जैसा होता है। तो इसका उपयोग अपन कैसे करते हैं, ये मोस्ट ऑफ गणित के हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको अपन कैसे बताएंगे, तो ये ध्यान रखें, जैसे वस्तुओं का समूहीकृत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब आप देखें कि किसी समूह को बताने के लिए अपन इस कोष्ठक को उसको बंद कर सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है, द टीचर रॉट ए सेट ऑफ नंबर, अब एक नंबर लिखा है, अब ये एक पूरा समूह है, तो इस समूह को उसने अपने इस कोष्ठक में बंद कर दिया है। तो मतलब यहाँ ये जो करली ब्रेसेस जो है ब्रैकेट, उसमें इसका उपयोग जो मोस्ट ऑफ होता है वो एक समूह के पूरे ग्रुप को अपना अलग दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरीके से अपन ने ये पंक्चुएशन का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। अब अपन इसका एक प्रैक्टिस सेशन बनाएंगे। आपने इस टॉपिक में जो पार्ट फर्स्ट देखा, उस पार्ट फर्स्ट में अपन ने उसकी परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे, और उसके बाद में आपने उस प्रकारों में जो पहला भाग था उसके बारे में अपन ने डिटेल चर्चा की कि कहाँ कहाँ पॉज किया जाता है, कहाँ कहाँ रुकते हैं। और आज के वीडियो में अपन ने देखा कि टोन इंडिकेटर देखा कि वाक्य का किस तरीके का टोन होता है, वो आपने देखा। और उसके बाद में अपन ने तीसरा जो पार्ट है वो डेमोकटर, जिसके 10 भाग हैं, उन 10 भागों को अपन ने देख लिया अच्छी तरीके से। अब इसकी पूरी तरीके से आपको पहचान हो गई है। अब जो अपन अगला जो सेशन या जो वीडियो लेंगे उसमें आपको इसी के ऊपर पंक्चुएशन के कैसे प्रश्न आते हैं, आपको कैसे करने, उसकी आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आप इस वीडियो के सहारे जब आपका एग्जाम होगा तो उस पंक्चुएशन के टॉपिक को आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिए, अपने साथियों को पहुंचाइए, अपने स्टेटस पे जगह दीजिए, जगह बना के इसको किसी न किसी अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि उनका भी इस कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। तो प्लीज साथियों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, और घंटी भी अवश्य बजाए, ताकि मेरे जो अगले वीडियो हैं वो आप तक आते ही सूचना पहुंचे। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।